गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम अपना जैसा क्रैश कोर्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस और सीरीज़ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखें, अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, व्हाट इज़ द सीक्वेंस। Sequence is nothing, it is an arrangement of numbers under a certain pattern. Arrangement of numbers under certain pattern. ठीक है, एक certain pattern हो किसी भी नंबर्स के अरेंजमेंट में, तो हम उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11, 14, ये एक मैंने अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स लिख दिया जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है ना। 2, 5, 8, 11 एंड 14। अब यहाँ पर आप देखें कि एक सर्टेन पैटर्न के अंतर्गत ये जो है सीक्वेंस लिखी गई है। जैसे आप देख रहे हैं कि 2 में हम 3 ऐड करें +3 तो 5 आ रहा है। 5 में हम +3 करें 8 आ रहा है। 8 में हम +3 कर दें 11 आ रहा है। 11 में +3 कर दें तो 14 आ रहा है। इट इज़ अ सीक्वेंस। एंड एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं सीक्वेंस का। जैसे इस पैटर्न को भी आप देखें, एक पैटर्न के अंतर्गत ही ये नंबर्स का अरेंजमेंट लिखा हुआ है। जैसे 2 में हमने 4 ऐड किया 6, 6 में हमने 5 ऐड किया 11, 11 में हमने 6 ऐड किया 17, 17 में हमने 7 ऐड किया। तो आप देख रहे हैं कि हर बार हम जो ऐड करने वाली क्वांटिटी है, हर बार ऐड करने वाली क्वांटिटी में हम +1 बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले +4 किया, +5 किया, तो ये भी एक सर्टेन पैटर्न नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये एक क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गई। अब जरूरी नहीं कि हर बार जो है पैटर्न इस तरीके का ही हम लें कि जो है ऐड करना है। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी पैटर्न आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2, 4, 8, 16, 32। यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 में हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया। 4 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। 8 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। 16 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। तो हर बार एक सर्टेन पैटर्न आपको तैयार मिल रहा है। तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस। ये तो सीक्वेंस की बात हो गई। अब अगर हम सीरीज की बात करें, व्हाट इज अ सीरीज। तो सीरीज क्या है, सीरीज इन्हीं सीक्वेंस को, इसी सीक्वेंस को अगर मैं, इसी सीक्वेंस के सारे टर्म्स को अगर मैं सम के टर्म्स में लिख दूं। जैसे फॉर एग्जांपल पहली सीरीज मैंने लिखी 2 + 5 + 8 + 11 + 14, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये सीरीज हो गई, क्योंकि मैंने सारे टर्म, एक सीक्वेंस के सारे टर्म्स को मैंने इन द टर्म्स ऑफ देयर सम लिख दिया, ठीक है ना। एडिशन का साइन हमने बीच बीच में लगा दिया, तो ये क्या हो गई, सीरीज हो गई। ऐसे ही अगर इसमें भी मैं बात करूं तो 2 + 6 + 11 + 17 + 24, ये भी एक सीरीज हो गया। क्लियर। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में बेसिक डिफरेंस तो यही है कि भाई अगर एक सर्टेन पैटर्न के अंदर हम एक नंबर्स के अरेंजमेंट को लिख रहे हैं, तो हम उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और उसी सीक्वेंस के नंबर्स को अगर मैं एज अ सम लिख दूं, तो उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, सीरीज। ठीक। तो ये तो बेसिक डिफरेंस की बात है सीक्वेंस एंड सीरीज में। बाकी इसमें से जो है हर साल 1 to 2 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं जेई मेंस में, और 1 to 2 क्वेश्चंस एएमयू बीटेक में भी। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर के अंदर हमको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं।
फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड फोर्थ सम स्पेशल सीरीज। ठीक, तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी, तो हम एपी को किस तरह से डिफाइन करें, किस तरह से एक स्पेशल सीरीज है, सीक्वेंस है हम, ठीक है ना। आपको 3 और उससे ज़्यादा प्रकार की जो है यहाँ पे सीक्वेंसेस डिस्कस करनी है हमको यहाँ। तो सब पहली सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप कैसे डिफाइन करें कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म अपने पिछले टर्म में एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड होकर बन रही हो, ठीक है ना। अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which a term is obtained by adding a constant number to its previous term और इस कांस्टेंट नंबर को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस हम कौन सी पढ़ रहे हैं, एपी, तो हम बोल देंगे दिस कांस्टेंट नंबर इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। दिस कांस्टेंट नंबर इज नोन एज common difference of AP denoted by small d। small d से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस मे बी पॉजिटिव, d मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कॉमन डिफरेंस मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। किसी भी एपी में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11 एंड 14। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 और 5 के बीच में डिफरेंस, हमने 2 में हमने 3 ऐड किया, 5 में हमने 3 ऐड किया, 8 में हमने 3 ऐड किया और 11 में भी हमने 3 ऐड किया, ठीक है। तो ये जो हम ऐड करके देख रहे हैं +3 +3 +3, हर एक टर्म जो है अपने प्रीवियस टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड होकर तैयार हुआ किया जा रहा है। 5 को तैयार किया हमने एक कांस्टेंट नंबर 3 ऐड करके 2 में, 8 को तैयार किया 5 में 3 ऐड करके, 11 को तैयार किया 8 में 3 ऐड करके, इस तरीके से। और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इस एपी का, +3। कॉमन डिफरेंस इज +3। सिमिलरली ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि 15, 11, 7, 3 एंड -1। आप देख रहे हैं कि 15 में मैंने -4 ऐड किया, 15 में मैं -4 ऐड कर रहा हूं, 11 में भी -4 ऐड कर रहा हूं, 7 में भी -4 ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना, इसमें भी। तो हर एक टर्म पिछले टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड होकर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो हो गया -4 इस एपी का। तो ये एपी हो गई। आप एपी को इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस इस तरह से भी हम देखते हैं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3। सिमिलरली 11 - 15 - 4, 7 - 11 - 4, इस तरह से भी आप कॉमन डिफरेंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है? हाँ, कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल हम उसका भी देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस किस केस में जीरो होगा किसी भी एपी का। जैसे मैंने एक सीरीज लिख दी 2 2 2 2 2।
आप देख रहे हैं यहां पर कि 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 2 ही आ जाए 0। 2 में मैंने यहां पे क्या ऐड किया 0 0। तो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इस एपी का कॉमन डिफरेंस हो गया 0। तो ये भी एपी है, ठीक है ना। अगर किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी एपी में हर एक टर्म सेम है 2 2 2 2 2 या 3 3 3 3 3, तो उस केस में जो है कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई कि भाई बेसिक एपी क्या है, उसका डेफिनेशन, उसके बारे में कॉमन डिफरेंस, एपी का कॉमन डिफरेंस किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, फिर हम जनरलाइज, अगर हम अपनी एपी को जनरलाइज करें, जनरल एपी मैं मान लेता हूं कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो आप एपी को किस तरह से तैयार करेंगे। अब फर्स्ट टर्म तो ये है, मैं इस सीक्वेंस को ए लिख दे रहा हूं, पहला टर्म इसका मैंने ए लिख दिया, ठीक है ना। अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा है, एपी का डेफिनेशन क्या है कि एक टर्म इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि उसके पिछले टर्म में एक कांस्टेंट नंबर हम जो है ऐड कर रहे हैं, और वो कांस्टेंट नंबर को हमने क्या बोला था, कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली ए में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो मेरे को इस एपी का अगला टर्म मिल जाएगा, सेकंड टर्म। तो ए में मैंने डी ऐड कर दिया तो ये मेरे को एपी का सेकंड टर्म मिल गया, ए प्लस डी। सिमिलरली अब मेरे को अगला टर्म तैयार करना है, थर्ड टर्म, तो मैं इसमें डी ऐड कर दूं, ए प्लस डी, तो ए प्लस 2d। फिर इसमें और डी ऐड कर दिया मैंने, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ऐसे आप बहुत सारे टर्म्स तैयार कर सकते हैं एपी के। ये जनरल एपी हो गया एक। और मैं इसको एक जनरल टर्म के मैं बारे में बात करूं तो जनरल टर्म ऑफ एपी nth टर्म, an क्या है, nth टर्म। nth टर्म मीन्स कि nवें नंबर पर पहुंचकर आपको कौन सा टर्म मिलेगा वहां। जैसे मैं अगर बात करूं कि भाई थर्ड टर्म पर आपको कौन सा मिल रहा है, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर मेरे को a प्लस 2d मिल रहा है, चौथे नंबर पर मेरे को a प्लस 3d मिल रहा है। तो आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहां पर, और वो पैटर्न क्या है देख रहे हैं। तो मैं अगर an को जनरल टर्म में लिखूं तो देखना हर एक टर्म में a प्लस तो हो ही रहा है, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस, तो nth टर्म में भी a प्लस होगा, nth टर्म में भी a प्लस होगा। d के कोफिशिएंट्स पर ध्यान देते हैं, पहले टर्म में d का कोफिशिएंट 0 क्योंकि इसमें d है ही नहीं, दूसरे टर्म में d का कोफिशिएंट 1, तीसरे में d का कोफिशिएंट 2, चौथे में d का कोफिशिएंट 3। तो जिस नंबर के टर्म पर हम पहुंच रहे हैं वहां पर d का कोफिशिएंट एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। तो a प्लस, अगर मैं nth पोजीशन पर पहुंचूंगा तो nth पोजीशन पर d का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, n-1, एक कम हो जाएगा। तो ये हो गया nth टर्म ऑफ एपी, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। इससे हमको बहुत सारी सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखें कि nth टर्म किसका एक्सप्रेशन है, n का। a और d आपको नोन है, a और d आपको नोन है। nth टर्म ऑफ एन एपी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ n, ठीक है। अब n में भी ये कौन सा एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आप देख रहे हैं कि n का पावर 1 है, n का पावर 1 है, तो ये कैसा एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी मस्ट बी अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैं अगर बात करूं, यहां पर आप देख रहे हैं ना n का पावर 1 है, तो nth टर्म of an AP is a linear expression, is a linear
expression in n, is a linear expression in n. और एक बात और नोटिस करें, अगर मैं इसी को एक्सप्लोर करूँगा और थोड़ा सा, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन डी माइनस डी। यहां पर आप देख रहे हैं एन का कोफिशिएंट क्या है, एन का कोफिशिएंट है डी। तो एपी के nth टर्म में मैं ऐसा बात कर सकता हूं कि भाई एपी का nth टर्म सबसे पहली बात तो लीनियर होना चाहिए, लीनियर है तभी वो एपी बनेगा, एपी बनाएगा। दूसरा कि n का जो कोफिशिएंट है वही आपको कॉमन डिफरेंस भी देगा, ठीक है ना। तो nth टर्म ऑफ एन एपी इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, एंड इसमें मैं आगे बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ n in an is equal to common difference, is equal to common difference। इस कॉन्सेप्ट पर जो है एक क्वेश्चन AMU BSc में आपसे पूछा गया था, देखते हैं उसको। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ये AMU BSc में पूछा गया है 2017-18 में, और बहुत ही सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग nth टर्म्स विल फॉर्म एन AP विद कॉमन डिफरेंस 3, विद कॉमन डिफरेंस 3, है ना। चार ऑप्शंस आपको इतने आसान दिए हुए थे वहां पर। an इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन था 3n स्क्वायर प्लस 2n, सेकेंड an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, मैं समझता हूँ आप सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं अब बहुत इजीली, क्योंकि nth टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है। और हमने अभी अभी ये देखा कि nth टर्म जो है वो AP का वो कैसा होता है, लीनियर एक्सप्रेशन होता है, लीनियर। तो आप इन चारों में जो है वो कॉमन डिफरेंस अगर देते भी नहीं ना, विद कॉमन डिफरेंस 3, तब भी आप जो है इस पर देखकर टिक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीन ऑप्शंस तो क्वाड्रेटिक दे दिए थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि डी लीनियर एक्सप्रेशन है, n का कोफिशिएंट आपको 3 दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो विद इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं देख, नेक्स्ट हमने जनरल एपी लिखा, जनरल एपी ऐसा था a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। यहाँ पर हमने nth टर्म का एक्सप्रेशन भी देखा, an क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर आपको AP का फॉर एग्जाम्पल 19th टर्म चाहिए, 19th टर्म AP का, तो 19th टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर n का वैल्यू 19 रख देंगे, तो a प्लस 19 माइनस 1, a प्लस 18d। आपको अगर AP का 11th टर्म चाहिए, तो यहाँ पर n की जगह आप क्या रख देंगे, 11, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 10d। इस तरीके से आप जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर n की जगह आप कुछ भी रिप्लेस कर दें, नाना प्रकार के जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कि AMN बता दो भाई, तो AMN के लिए आपको यहाँ पर n की जगह क्या रिप्लेस करना होगा, MN, तो a प्लस MN माइनस 1 इंटू डी। अब वो आपसे कहेंगे नहीं a m प्लस nth टर्म बताओ, तो यहाँ पर n की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, m प्लस n की जगह m प्लस n रिप्लेस कर देंगे, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड सो। बहुत सारे जो है आप एक्सप्रेशंस आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के थ्रू पता चलता रहेगा किस तरह से आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है।
कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, हम देखें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, इफ 9th टर्म इज 19 and 19th term is 9, then find 20th term। 20th टर्म आपको एपी का फाइंड करना है। ये सब एपी की ही बात हो रही है, ठीक है ना। अगर मैं 9th टर्म इज 19 लिख रहा हूँ तो एपी में ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हम एपी डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल। अब 9th टर्म आपको 19 दिया हुआ है, 19th टर्म 9 दिया हुआ है, 20th टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो 9th टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं? 9th टर्म इज, बताएं, ये a प्लस 8d, एक कम कर देते हैं ना कोफिशिएंट। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a9 क्या हो जाएगा? a प्लस 9 माइनस 1 8d। सिमिलरली, और ये आपको कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है, ये दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर 19th टर्म भी आपको गिवन था। 19th टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? a प्लस 19 माइनस 1 दैट इज 18d इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो हम बचपन में पहुंच गए, ठीक है ना। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को जो है सब्ट्रैक्ट कर दें, a से a खत्म, और 8d माइनस 18d माइनस 10d इज इक्वल टू 19 माइनस 9 10, और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। d हो गया -1। क्लियर? अब यहां पर d -1 आने के बाद अब फर्स्ट इक्वेशन में आप रख दें फ्रॉम फर्स्ट, तो आपको जो है फर्स्ट टर्म मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट। यहां पर आप रख दें a प्लस 8d, d का वैल्यू -1 था, 19, तो a माइनस 8 और a इज इक्वल टू 19 प्लस 8, 19 प्लस 8, तो कॉमन फर्स्ट टर्म आ जाएगा 19 और 8 27, a आ गया एंड d आ गया। अब आप जो है आपको 20th टर्म फाइंड करना था, a20, तो a20 आप कैसे लिखेंगे? a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d, a प्लस 19d, और a और d का वैल्यू आपको पता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो a का वैल्यू हो गया 27 प्लस 19, d का वैल्यू हो गया -1, तो 27 माइनस 19 इज 8, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से जो है बेसिक इक्वेशंस बनेंगी, और अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न पर भी आ सकता है। आप देख रहे हैं एक पैटर्न यहाँ पर हमने लिया था, 9th टर्म 19 है, 19th टर्म 9 है, मतलब मैंने इंटरचेंज कर दिया टर्म्स को। अगर इसी पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, एक नोट बनाकर, इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, अगर pth टर्म q है, qth टर्म p है, देन इन दैट केस कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज -1। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं सिमिलर तरीके से, बस ये रिजल्ट याद रखने का है, तो आप इसको याद रख लें। कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज -1 एंड nth टर्म इज, इन दोनों का सम p प्लस q, और जिस नंबर का टर्म आप निकाल रहे हैं, nth नंबर का टर्म निकाल रहे हैं, तो -n, तो an इज इक्वल टू p प्लस q माइनस n, ठीक है ना। सिमिलर, अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर इस मेथड से करूं तो बहुत इजीली वन स्टेप में आंसर आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन गिवन था, तो 9th टर्म देखना, हमने पैटर्न क्या है, पैटर्न आप पहले समझे, pth टर्म q है, qth टर्म p है, इंटरचेंज हो रहे हैं कोफिशिएंट्स टर्म्स, ठीक है ना। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं अगर यहां पर बात करूं कि भाई 9th टर्म 19 है और 19th टर्म 9 है, और आपको 20th टर्म निकालना था, तो आप इस मेथड से जाएं, एक लाइन में आपका आंसर, ठीक है ना। सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस अगर पूछा जा रहा है तो कॉमन डिफरेंस तो -1 हो जाएगा, और 20th टर्म पूछा जा रहा है, 20th टर्म कैसे निकालेंगे? 9 प्लस 19 और माइनस कौन से नंबर का टर्म पूछा जा रहा है? 20th टर्म, -20, तो कितना हो जाएगा? ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा।
सिमिलरली आप 20th टर्म क्या, आप कोई सा भी टर्म आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये है ऐसे ही एक और, मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा, आप जो है इसको एज अ रिजल्ट एक और नोट लिख लें। इफ pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, अगर pth टर्म 1/q है एंड qth टर्म 1/p है, मतलब इंटरचेंज तो हो रहे हैं लेकिन रेसिप्रोकल के साथ। यहां पे सिर्फ इंटरचेंज हो रहे थे, pth टर्म q था, qth टर्म p है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे इंटरचेंज भी हो रहे हैं और रेसिप्रोकल भी हो रहा है, pth टर्म 1/q, qth टर्म 1/p, ठीक है ना। देन इन दैट केस कॉमन डिफरेंस इज 1/pq, कॉमन डिफरेंस इज 1/pq एंड nth टर्म इज n/pq, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बेस क्वेश्चंस जो हैं इस पर लगा सकते हैं। अगर इन पैटर्न पर सवाल आता है तब आप जो है बिना इक्वेशन बनाए आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एक और क्वेश्चन कंसिडर करूं, वही 9th टर्म है 1/19 और 19th टर्म है 1/9, तो वही दो इक्वेशंस आप बनाएं, a + 8d a + 18d, और दो इक्वेशंस बनाकर आप उनको सॉल्व करेंगे फर्स्ट और, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है ना। लेकिन अगर किस्मत अच्छी है, ठीक है, अगर किस्मत अच्छी है तो आप जो है ये रिजल्ट पैटर्न, इसी पैटर्न पर अगर आ जाएगा तो आप जो है रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई 9th टर्म 19 है, 19th टर्म 9 है, देन फाइंड 50th टर्म A50 एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। हम क्यों, जब आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है कि pth टर्म 1/q है, qth टर्म 1/p है, ठीक है ना, तो आप जो है क्यों जो है दो इक्वेशंस बनाएं और दो वेरिएबल्स के साथ फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और फिर जो है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा। लेकिन आप इस पैटर्न से जा सकते हैं कि d = 9th टर्म 1/19, 19th टर्म 1/9, रेसिप्रोकल हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो d = 1/pq, 9 × 19, और d कितना हो जाएगा 1/171। इस केस में कॉमन डिफरेंस हो गया 1/171, और 50th टर्म क्या हो जाएगा भाई, nth टर्म क्या है, n/pq, तो 50th टर्म क्या हो जाएगा 50/pq, और 50/9 × 19, 50th टर्म हो जाएगा 50/171। डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है ना। आप चाहें तो इनको प्रूव भी कर सकते हैं, ये है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये मैं रब कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट ईयर AMU BTech में आया सवाल, AMU BTech 2019 सॉरी, सवाल था if 9th term is 0, if 9th term is 0, then find the ratio, sorry, if 19th term is 0, if 19th term is 0, then find the ratio of 49th term and 29th term, 49th term and 29th term। बहुत इजी क्वेश्चन है। 19th टर्म 0 है, दैट मीन्स आप 19th टर्म को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो ये बात करें 19th टर्म को कैसे लिखा जाए, a + 18d = 0,
a प्लस 18d इक्वल टू 0। हमने 9th टर्म को इस तरह से लिख दिया, 19th टर्म को, ठीक है। फिर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 18d, ठीक है ना। अब आपको फाइंड करना है 49th टर्म सॉरी 49th टर्म और 29th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो a49 अपॉन a29, तो a49 को अपन कैसे लिख सकते हैं, a प्लस, एक कम कर दें, a प्लस 49 माइनस 1 48d अपॉन 29th टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 28d, और a किसके इक्वल है, माइनस 18d के लिए। आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, a की जगह माइनस 18d मैंने रख दिया प्लस 48d अपॉन माइनस 18d प्लस 28d, 48 माइनस 18 30, 28 माइनस 18 10, 30d अपॉन 10d कितना आ जाएगा, 3:1। एक ऑप्शन ये भी चमक रहा था वहाँ 3:1, तो आप उसको वहाँ टिक कर सकते थे। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर AME BTech में आए थे इस चैप्टर के, एक था स्पेशल सीरीज से। आगे बढ़ते हैं हम। nth term from the last, nth term from the last, nth term from the last। जैसे सबसे एक बात और कि जब भी हम किसी भी AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे उसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव टाइम्स हो जाता है। जैसे अगर मैंने एक AP लिखी इस तरीके से 14 11 8 5 2, इसका कॉमन डिफरेंस अभी आपको क्या नजर आ रहा है, 3, ठीक है ना। अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ 2 5 8 11 14, इसका कॉमन डिफरेंस, सॉरी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस -3 था, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 3 हो गया। नेगेटिव टाइम्स, हम जब भी किसी भी AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं कॉमन डिफरेंस नेगेटिव टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल AP का, ठीक है ना। अब मेरे को फाइंड करना था nth term from the last, nth term from the last। जैसे हमने लिखा a1 a2 a3 a4 डैश 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 टू an। हम मान लेते हैं कि an जो है वो ये n टर्म्स हैं AP में, ठीक है ना। या मैं an की जगह लास्ट टर्म l मान लेता हूँ, ये लास्ट टर्म l है। इस AP का कॉमन डिफरेंस हमने d मान रखा है, तो मेरे को nth टर्म फ्रॉम द लास्ट चाहिए, फ्रॉम एंड क्या होगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस चीज़ को ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैं AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। AP को जब मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो L फर्स्ट टर्म हो जाएगा, उस केस में L फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस जब मैंने D लिया है तो रिवर्स ऑर्डर लिखने में कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -D, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं तो फर्स्ट टर्म L, कॉमन डिफरेंस -D, और nth टर्म क्या हो जाएगा फिर उस केस में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वहां पर a की जगह मैंने L रख दिया और d की जगह -D रख दिया, तो ये L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का एक्सप्रेशन है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर। अब ये सब बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें find nth term of the sequence, find nth term of the sequence, और nth term है
log a, ये एक सीक्वेंस आपको दी हुई है log a b स्क्वायर एंड सो ऑन। आपको इस सीक्वेंस का nth टर्म तक आपको पहुंचना है, इस सीक्वेंस के nth टर्म तक पहुंचना है। तो कैसे बात करेंगे भाई, देखना फर्स्ट टर्म को आपको log a नजर आ रहा है, सेकंड टर्म क्या है log a इंटू बी। अब log mn का आप लॉ जानते हैं log का, log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n, log m इंटू n इज log m प्लस log n। तो आप फर्स्ट टर्म में है log a, सेकंड टर्म में जैसे log a b है तो log a b को आप log a प्लस log b भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, log a प्लस log b, a3 log a b स्क्वायर है तो log a प्लस log b स्क्वायर, log b स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 log b, ठीक है ना। ये वाला लॉ हम यूज कर रहे हैं log का, log a की पावर n इज इक्वल टू n log a। अब यहां पर आप देखें a2 माइनस a1 चेक करें, या हम a1 से a2 पर आ रहे हैं तो हमने क्या ऐड किया log b ऐड किया, a2 से a3 पर हम आ रहे हैं तो हमने फिर से एक log b ऐड किया। तो ये सीक्वेंस कैसी बन रही है, ये सीक्वेंस बन रही है AP, ठीक है ना। सीक्वेंस इज एन AP और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है log b। हम जो नंबर कांस्टेंट नंबर हम जो हम ऐड करते हैं वही तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो log a में मैंने क्या ऐड किया log b ऐड किया, इसमें और मैंने क्या ऐड किया log b ऐड किया, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस log b हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया log a। तो nth टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth term is a plus n minus 1 into d, then an is equal to a means first term is log a plus n minus 1 और d is log b। तो an हो गया log a, मैं n minus 1 को b को पावर में ले जाता हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लॉगरिथम, प्लस log b का पावर n minus 1 और log m प्लस log n इज log m इंटू n, तो log a इंटू b का पावर n माइनस 1, ये nth टर्म आ गया। अब बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि भाई ये तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, डायरेक्टली आप पैटर्न फॉलो देखें, पैटर्न को फॉलो करें तो आप nth टर्म तो वैसे भी पहुंच सकते थे, ये सब कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। जैसे log a log a इंटू बी, थर्ड टर्म में क्या हो गया, फर्स्ट टर्म में तो b है ही नहीं, सेकंड टर्म में log a इंटू बी का पावर 1 है, थर्ड टर्म में log a b का पावर 2 आ गया। ऐसे ही जिस नंबर पर आप पहुंच रहे हैं b का पावर 1 कम हो जा रहा है, तो nth टर्म पर जब आप पहुंचेंगे तो nth टर्म में log a इंटू बी का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बस इस क्वेश्चन को कराने का मकसद ये था। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल फॉर्म एन एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल फॉर्म एन एपी, और उसमें कहीं एक ऑप्शन ये चमक रहा होगा log a b स्क्वायर, और बहुत से स्टूडेंट्स का log की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, ठीक है ना। तो आप इसीलिए जो है log की क्वेश्चंस में भी चेक करना पड़ेगा कि वो AP बन रहा है नहीं बन रहा। आपने देखा कि ये AP बन रहा था, फर्स्ट टर्म log a, फिर log a प्लस log b, फिर log a प्लस 2 log b, फिर log a प्लस 3 log b, इस तरीके से कॉमन डिफरेंस log b के साथ ये सीक्वेंस जो है वो AP बन रही है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखें, एक नोट की फॉर्म में ही आप इसको लिखें, क्योंकि इसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड है और डायरेक्टली पूछा भी गया है AMU में कि अगर pth टर्म A है, qth टर्म B है और rth टर्म C है, देन एक रिलेशन होता है, बहुत इजी है रिलेशन, उसको याद रखना। साइक्लिक ऑर्डर में आप रिलेशन याद रखें कि A इंटू
सॉरी P इंटू बी माइनस सी प्लस Q इंटू सी माइनस ए प्लस R इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन को आप याद रखें, ठीक है। ये तो सब बात हो गई nth टर्म्स की, जनरल टर्म ऑफ एन AP और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। आप देखें इसमें जैसे Sn से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, Sn रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। Sn को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, ठीक है ना। अब देखना Sn फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, ठीक है ना। A प्लस डी, थर्ड टर्म है A प्लस 2D, ठीक है ना। मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ इसको, एक चीज़ और मेरे को बतानी होगा इसमें, A प्लस डी प्लस A प्लस 2D प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म या सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड लास्ट टर्म होगा A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और लास्ट टर्म क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा लास्ट टर्म। अब मैं इसी AP को, ये एक AP के मैंने n टर्म्स लिख दिए, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन अप टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n टर्म्स का मैंने AP लिखा है, ठीक है। मैं इसी AP को रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख दूं, लास्ट टर्म सबसे पहले, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस सेकेंड लास्ट टर्म इसके नीचे A प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड सो ऑन, यहाँ पर A प्लस डी सेकेंड टर्म और प्लस यहाँ पर फर्स्ट टर्म, और इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे तो आपको दो चीज़ें प्राप्त होंगी, एक तो कॉन्सेप्ट प्राप्त होगा और दूसरा जो है सम ऑफ n टर्म्स भी मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है ना। पहले मैं कॉन्सेप्ट पर बात करता हूँ कि वो क्या चीज़ है, कि आपने देखा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म AP का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म AP का, इन दोनों को ऐड करना है ज़रा। अच्छा, Sn प्लस Sn यहाँ पर 2Sn हो जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करें, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो A प्लस A 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मिल रहा है, प्लस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड करें आप, इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करेंगे, A प्लस A 2A D और प्लस n माइनस 2D, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी आपको ये मिलेगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन। लास्ट में यहां पर भी 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड ये भी लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अगेन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से आपको क्या जानकारी प्राप्त हो रही है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म था, ये सेकेंड लास्ट टर्म है, ये भी 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। ऐसी थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का भी सम यही आएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली ये लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अगेन 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम सेम, सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का सम सेम। इस तरीके से आप जो है यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको मिला। अब ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो n टाइम्स हो जाएगा, तो 2Sn इज इक्वल टू ये n टाइम्स 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 2 इधर ले आते हैं तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का एक्सप्रेशन हो गया। एक और बात, एक और इसमें एक्सप्रेशन निकल जाता है, एस एन इज इक्वल टू, ये n अपॉन 2 था a प्लस ए एन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो एक्सप्रेशंस होते हैं, मैं सितारा बना देता हूं दोनों के ऊपर, ठीक है। ये एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n अपॉन 2 इंटू a प्लस ए एन, ठीक है। देखना, मैं इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को समझाता हूँ। ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अभी, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2, 5, 8, 11, 14 एंड 70, ये लिया हमने। अब यहाँ पर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम देखें। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना आ रहा है? 17 प्लस 2 19, 17 प्लस 2 या 19 लिख दिया मैंने। 5 प्लस 14 ये भी 19 और 11 प्लस 18 वो सॉरी 8 प्लस 11 ये भी 19। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम 19, 5 और 14 का सम 19, 8 और 11 का सम 19। तो हम यहां से सिमिलरली अगर यहां पर ये तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे, अगर मैं कोई एक सीरीज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की लूँ, इसी को ले लेता हूँ 2, 5, 8, 11 एंड 14। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 एंड 14 का सम 16, 5 एंड 11 का सम 16 और 8 का डबल जो है वो 16, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से एक नोट हम बनाकर जा रहे हैं कि सम ऑफ nth term from beginning and nth term from end, sum of nth term from beginning and nth term from the end is always constant, is always constant, हमेशा constant रहेगा, है ना। आगे से दूसरा टर्म पीछे से भी दूसरा टर्म का सम सेम है, और किसके सेम है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सेम है। एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स, ठीक। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक इस नया लेक्चर तैयार करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।